अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों 20 जून सन 2020 तारीख है और हम कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके स्टडी कर रहे थे। हमने पहला तरीका कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा तरीका स्टडी करेंगे, आमदनियों का मजमूआ, आमलीन के मुआवज़ों के मजमूओं के हिसाब से। बच्चों, इस हवाले से मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो पैदावार का मजमूआ था जिसकी तारीफ़ डॉक्टर मार्शल ने की थी कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया और ख़िदमात का वो मजमूआ होता है, वो मजमूई मिक़दार होती है जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर एक साल के अरसे में पैदा करते हैं। बच्चों, अशिया और ख़िदमात की ये मिक़दार जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा होती है, ये बेटा मंडियों में ले जाकर जब फ़रोख्त की जाती है, उससे जो पैसे वसूल होते हैं ये आमलीन पैदाइश में ही तकसीम हो जाते हैं, क्योंकि ये पैदावारें चार आमलीन पैदाइश मिलकर पैदा करते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। यानी कोई भी शय प्रोड्यूस करनी हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चार आमलीन मिलकर पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गंदम तैयार करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए, वो ठेका पर किराए पर ली जाती है जिसका मुआवजा रेंट है, लगान है। फिर उसके लिए मज़दूर चाहिए, किसान चाहिए, उस पर काम करते हैं ज़मीन पर। सरमाया चाहिए यानी मशीनरी, आलात औज़ार, ख़ाम माल यानी बीज, खाद, स्प्रे वगैरह, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीनें, ट्यूबवेल वगैरह। और चौथा आमले पैदाइश हाजर है, प्रोड्यूसर है जो इन तीनों को इकट्ठा करता है और काम पर लगाता है, नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी भी कबूल करता है। तो बच्चों, जब ये चारों आमलीन पैदाइश मिलकर अशिया को पैदा करते हैं तो वो मजमूई मिक़दार जो होती है अशिया की, जो एक साल के अरसे में पैदा की जाती हैं, उनकी बाज़ारी कीमत ले ली जाती है, उसका मजमूआ कर लिया जाता है, तो वो कौमी आमदनी कहलाता है पैदावार के मजमूए के तहत, जो कि पहला तरीका था। तो बच्चों, ये मिक़दारें जब अशिया की बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त की जाती हैं, फ़रोख्त करने के बाद जितने भी पैसे वसूल होते हैं, हाजर या प्रोड्यूसर उसमें से ज़मीन जो इस्तेमाल करता है या इमारत किराए पर लेता है कारखानादार, वो किराया अदा कर देता है, उसका रेंट अदा कर देता है, ठेका अदा कर देता है जिसे हम लगान कहते हैं। और फिर मेहनत की जो इकाइयाँ लगाता है यानी किसान, मज़दूर वगैरह लगाता है, उन्हें उनकी उजरतें अदा कर देता है। सरमाया जो इस्तेमाल करता है, बैंकों से कर्ज़ा लेकर करता है, तो वो उसका सूद अदा करता है और बाकी जो बच जाता है वो उसका मुनाफा होता है। तो ये बाकी कुछ भी नहीं बचता। अगर हम इन चारों आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों को जमा कर लें तब भी कौमी आमदनी मालूम हो जाती है और ये आमदनियों का मजमूआ कहलाएगा आमलीन के मुआवज़ों के मजमूओं के हिसाब से। अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ये मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, पहली लाइन के मिड से हम स्टार्ट करेंगे। चूँकि कौमी आमदनी पूरी कौम की आमदनी होती, लिहाजा अगर हम सब अफराद, मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों को जमा कर लें तो कौमी आमदनी मालूम हो जाती। बाल्फाज दीगर, कौमी आमदनी को चार आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर पैदा करते हैं। अगर इन चारों आमलीन के मुआवज़ों को बिल तरतीब लगान, उजरत, सूद, मुनाफे की शक्ल में अदा किया जाता है, लिहाजा अगर इन चारों आमलीन के इन मुआवज़ों को जमा कर लें तो कुल कौमी आमदनी हमें मालूम हो जाती है। अब हम इन चारों मुआवज़ों का 1 बाई 1 मुताला करते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। बच्चों, लगान सबसे पहले ज़मीन का मुआवजा है, रेंट है। इसमें हकीकी जायदादें मसलन ज़मीनें, दुकानों के किराए, ज़मीनों के किराए, कुदरती अतियात और मकानात के किराए शामिल होते हैं। मकान
मालिक मकान यानी मालकान अपने रिहायशी मकानों के किराए भी मुज़मर लगान की सूरत में शामिल कर लेते हैं इसमें, कि अगर वो अपना घर है, अगर वो किराए पर लें तो उसे कितना किराया अदा करना पड़ेगा, या वो अपना घर किराए पर दे तो कितना किराया वसूल हो सकता है, वो भी इसमें शामिल कर लेता है। इसे हम मुज़मर लगान कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे उजरतें, जो कि मेहनत का मुआवजा होता है, वेजेस कहते हैं हम इसको। इस मद में सरकारी, नीम सरकारी, सरकारी गवर्नमेंट है, नीम सरकारी सेमी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जिनमें लोग काम करते हैं। तो ये सेमी गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, इसमें आम अफराद की भी शराकतदारी होती है गवर्नमेंट के साथ। निजी फर्में होती हैं, निजी महकमे होते हैं, उनमें काम करने वाले अफराद, तमाम अफराद के मुआवजे शामिल होते हैं। इसके अलावा हर किस्म के मुलाजमीन की उजरतें, तनख्वाहें, डॉक्टरों और वकला और दूसरे खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद के मुआवजे और तनख्वाहें वगैरह, और इनके अलावा दीगर मरात और अलाउंसेस, दूसरी ज़िमनी अदायगियाँ, मसलन फलाह बहबूद के लिए मिलने वाले फ़ंड्स, माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलने वाली रकूमात, जैसा कि गवर्नमेंट ने अब 12,000 रुपीज़ दिए। तो ये इस किस्म की जो है, ये तमाम की तमाम उजरतों में शामिल होंगी। इस किस्म के तमाम मुआवज़ों को भी जमा कर लिया जाता है। इसके अलावा बेटा नंबर 3 पर सूद है। तो इस मद में हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले हर किस्म के कर्ज़ों का सूद शामिल होता है। इसके अलावा मुश्तरका सरमाए की अंजमनों के बॉन्ड्स पर हासिल होने वाला सूद। मुश्तरक सरमाए की अंजमनें होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर अपना सरमाया लगाते हैं। वो बॉन्ड्स भी ख़रीदते हैं और फिर उन्हें फ़रोख्त करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ख़रीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट उनको सूद अदा करती है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और सरमाए को इस्तेमाल में लाने का मुआवजा, यानी मशीनें, आलात व औज़ार वगैरह जो बैंकों से कर्ज़े के तौर पर लिए जाते हैं तो उसका सूद अदा करना पड़ता है, उस सूद को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस किस्म के तमाम सूद का मजमुआ कर लिया जाता है और वो उजरतों और लगान, तमाम किस्म की उजरतें और तमाम किस्म के लगान में इसको भी हम जमा कर लेंगे। इसके बाद बेटा मुनाफा जाता है, जो कि आजर या प्रोड्यूसर का मुनाफा होता है, बचत होती है। इसमें हर किस्म के कारोबार के मुनाफा जात शामिल हैं, चाहे वो कारोबार इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल सतह पर, अकेले कोई शख्स कर रहा हो, या शराकत की बुनियाद पर कर रहा हो, पार्टनरशिप की बुनियाद पर कर रहा हो, मुश्तरका सरमाए की अंजुमन जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में कर रहा हो, या इमदाद बाहमी के तरीक़ेकार पर कर रहा हो। गर्ज़ के हर किस्म के जो भी कारोबार किए जाते हैं उनसे हासिल होने वाला मुनाफा इसमें शामिल होता है। यानी आजर को उसकी खिदमात का जो भी मुआवजा मिलता है, या आजरीन को जो भी मुआवजा मिलता है, वो इस मद में शामिल होता है। लिहाजा इसकी मसावात यूँ बनेगी, ये कौमी आमदनी बराबर है लगान प्लस उजरतें प्लस सूद प्लस मुनाफा जात, यानी इन चारों मुआवज़ों को जमा कर लिया जाता है। कौमी आमदनी को वाई से डिनोट किया गया है, लगान को रेंट आर से, कैपिटल आर से शो किया गया, प्लस वेजेस डब्ल्यू से शो किया गया, प्लस सूद को इंटरेस्ट से शो किया गया आई से, प्लस मुनाफा जात को पाई से शो किया गया। तो इन चारों को जमा कर लिया जाए तो कौमी आमदनी बिलहाज आमदनियों का मजमुआ या आमलीन के मुआवज़ों का मजमुआ हासिल हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि ये मसावात मार्कर से बड़ी करके लिखनी है, वाज़े करके लिखनी है। बच्चों, इस तरीके में भी कुछ एहतियातें रखी जाती हैं, जैसे पैदावार के मजमूए के तहत कुछ एहतियातें रखी गई थी। तो जब इन चारों
मुआवज़ों को, चारों आमलीन के मुआवज़ों को जमा किया जाता है तो कुछ एहतियातें की जाती हैं। यहाँ पर 2 एहतियातें दी गई, इनको आप समझ लेंगे। सबसे पहले इंतकाली अदायगियाँ। बेटा इंतकाली अदायगियाँ ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। इससे मुराद ऐसी रकूमात हैं जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल हो जाती हैं, मसलन ज़कात, सदक़ात, खैरात, वज़ाइफ, पेंशन, तहाइफ़, बीवी का जेब खर्च, बच्चों का ख़र्च वगैरह, बच्चों की खर्ची वगैरह। तो बेटा इस किस्म की जितनी भी आमदनियाँ होती हैं ये लोगों के मुआवज़ों की सूरत में हम जमा कर लेते हैं पहले ही, लिहाजा इनको शामिल नहीं करना इंतकाली अदायगियों को कौमी आमदनी का मजमुआ करते वक्त। अगर किसी शख्स को ज़कात मिलती है तो जो शख्स ज़कात दे रहा है वो उसकी आमदनी का मजमुआ शामिल हो चुका है, यानी वो जो ज़कात के पैसे हैं वो उसकी आमदनी में एक दफ़ा शुमार हो चुके हैं। दूसरी दफ़ा वो जब अपनी उस आमदनी में से ज़कात किसी को देता है बग़ैर किसी मेहनत के किसी को, तो वो ज़कात उसमें शामिल नहीं होगी, खैरात सदक़ात शामिल नहीं होंगे जब हम कौमी आमदनी का मजमुआ कर रहे होंगे आमलीन के मुआवज़ों के हिसाब से। गैर कानूनी वसूलियाँ होती हैं, गैर अखलाकी तरीक़ों से हासिल करदा रकूमात होती हैं, इनको भी कौमी आमदनी का मजमुआ लेते वक्त आमलीन के मुआवज़ों के हिसाब से इसमें शामिल नहीं किया जाता। मसलन चोरी, जब कोई शख्स किसी की चोरी करता है, किसी घर में जाकर किसी शख्स की चोरी करता है तो उसे शामिल नहीं करते क्योंकि वो पहले ऑलरेडी शामिल हो चुकी उस शख्स की आमदनी में से। चोर बाज़ारी, रिश्वत, स्मगलिंग, डाका जनी वगैरह से हासिल करदा रकूमात और अशिया जो होती हैं उनको भी शुमार नहीं किया जाता क्योंकि वो आमलीन के मुआवज़ों में शुमार हो चुकी होती हैं। बच्चों यहाँ पर ये 2 एहतियातें लाजमी तौर पर लिखेंगे और तैयार करेंगे। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतकाली अदायगियाँ आ जाता है तो ये छोटी सी डेफिनेशन है कि इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी रकूमात जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल हो जाएँ किसी शख्स को, मसलन ज़कात, खैरात, सदक़ात, वज़ाइफ, पेंशन, तहाइफ़, बीवी का जेब खर्च वगैरह। तो ये 2 नंबर की तारीफ़ भी पूछ ली जाती है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम अगला टॉपिक तीसरा जो है कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका स्टडी करेंगे, कुल खर्च का तरीका। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।